आदाब, बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन की। दरअसल साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़यादत में बनी कमेटी ने आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें उन्होंने 2029 में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन एक साथ कराने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि मोदी हुकूमत ने रामनाथ कोविंद की क़यादत में पिछले साल ही वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी की तश्कील की थी। इस कमेटी ने एक देश एक चुनाव पर तमाम सियासी दलों के साथ साथ मुल्क की जो आवाम है, जो आम लोग हैं, उनसे भी राय मांगी थी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है वो अपनी राय दी लिखित में। कुछ ने इसकी हिमायत की तो कुछ ने इसकी मुखालफत की। कुल मिलाकर के वन नेशन वन इलेक्शन को आगे बढ़ाने की एक तरीके से ये जद्दोजहद है, कवायद है। और प्राइम मिनिस्टर बहुत लंबे वक्त से इस बात को कहते आ रहे हैं कि जो हर कुछ महीनों के बाद इंतखाबात का एक माहौल बनता है मुल्क में, वो ख़त्म होना चाहिए और लोकसभा विधानसभा कम से कम ये चुनाव एक साथ होने चाहिए। हालांकि रिपोर्ट जो है वो बहुत सारी बातें उसमें कही गई है, कई हज़ार पन्नों की वो रिपोर्ट है। उसके बाद जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उनका क्या होगा, उस पर भी बातचीत की गई है। कुल मिलाकर के बात है वन नेशन वन इलेक्शन की। इसकी मुखालफत क्यों हो रही है, इसका असर क्या पड़ेगा मुल्क की सियासत पर, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ करा दें। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं मनीष हिंदवी साहब, एसएन सिंह साहब हैं बीजेपी से, मयंक शुक्ला जी समाजवादी पार्टी से और देव मोहन जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और मनीष हिंदवी जी, पहला सवाल आप ही से। जाहिर तौर पर कांग्रेस ने भी लिखित में जो है एक तरीके से इसकी मुखालफत की थी, कहा था कि कोई ज़रूरत ही नहीं है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हालांकि 1952 से लेकर के 1967 तक एक तरीके से देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू ही था, एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते थे। तो अब मुखालफत क्यों? पहले तो मुखालफत नहीं है, हमने कहा था कि हम जो इस कवायद के पीछे की सोच है उसके खिलाफ है। हाँ। इस कवायद के पीछे की सारी सोच जो ओवर सेंट्रलाइजेशन की है या अनडेमोक्रेटिक है, हम उसके खिलाफ हैं। ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इस देश में, तब भी हमारे पास ये विकल्प था कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर चले जाएं, हम अमेरिका की तरह हर स्टेट को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे दें। बहुत सारी चीजें यहाँ पर थी, लेकिन हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ थे। हम एक फेडरल स्ट्रक्चर हमने बनाया। तो जो शुरुआती दौर में इलेक्शन साथ हुए, क्योंकि भाई इलेक्शन साथ इसलिए हो रहे थे क्योंकि साथ ही साथ इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि अभी एक साथ कराने की बात करते हैं, इतना बड़ा देश है और गठबंधन का दौर चल रहा है, तमाम सारे जो सरकारें बनती हैं गठबंधन की बनती हैं। अब अगर मान लीजिए साल डेढ़ साल में गठबंधन ना चला किसी कारण से, तो आप क्या करेंगे? 3 साल 4 साल वहां राष्ट्रपति शासन लगा के रखेंगे या 5 साल के बजाय 4 साल की सरकार रखेंगे? एक सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरे मसले पर आएंगे, भाजपा की जो और संघ, खासतौर से संघ की सोच में ये जो सेंट्रलाइजेशन है ना, ये इसको हम एक थोड़ा अगर खुले शब्दों में कहेंगे जो तानाशाही है, इससे देश को बचना चाहिए। आप सोचिए, देश में फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी को हम उस लेवल तक ले गए कि हम तो बात करते हैं कि पंचायती राज तक ले गए कि गांव का जो प्रधान हो वो भी अपने निर्णय लेने में सक्षम हो। और उस प्रधान का चुनाव क्यों प्रधानमंत्री के चुनाव से बंधे? वो एक अलग वहां की जरूरतें हैं, एक जरूरत वहां पर, वहां के अलग मसले हैं, मुद्दे हैं पंचायतों के, तो उनका हक उनको दे दिया जाए। नगर पालिकाओं के मसले और मुद्दे अलग हैं, विधानसभाओं के मसले और मुद्दे स्टेट्स के अलग हैं, और जो केंद्र है उसके मसले और मुद्दे अलग हैं। तो हर चुनाव का अपना एक अलग मकसद है, अलग तरीके की सरकारें बनती हैं। तो अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा, हम मुखालफत पे नहीं है, हम चाहते हैं कि आप इसको लाइए, इसको पार्लियामेंट में लाइए। और लेकिन वैसा दिसंबर वाला काम मत करिएगा कि जब आप साहब वो 200 लोगों को सस्पेंड करके आप पास करा लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा। आप बात करिए उस पर पार्लियामेंट में, लेकिन वो जो चालबाजी आप करते हैं ना, ताकि वो विपक्ष के लोगों को संसद से हटाकर और तब बात कर लेते हैं और तब पास करा लेते हैं, तो इस तरह की चालबाजियों से बचिए और देश में डेमोक्रेटिक वे में जो भी सेटअप चेंज होना चाहे वो करिए। ठीक है, चूंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने इसकी मुखालफत की है और आम आदमी पार्टी भी उसी में शामिल है, समाजवादी पार्टी भी है। जाहिर तौर से जो इंडिया ब्लॉक की ज़्यादातर पार्टियां, उसकी मुखालफत उन्होंने की है। देव मोहन जी, क्या कुछ टेक है? चूंकि आज जो है रिपोर्ट पेश हो गई है, साफ तौर पर उसमें कहा गया है कि 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जिसमें वक्त से पहले या तो
मतलब जो है 2024 में ही असेंबली इंतखाबात कराने पड़ेंगे या फिर वक्त बढ़ाना पड़ेगा? बहरहाल उसके ऊपर तो मेरा ख्याल कि जब नई पार्लियामेंट होगी वहाँ पर जाएंगी, बहस होगी, सारी बातें होंगी, मगर वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के लगातार इसकी मुखालफत आम आदमी भी कर रही है? आम आदमी पार्टी इसके विरोध में है और जाके हमारा प्रतिनिधि मंडल आज रामनाथ कोविंद जी जो इसके अध्यक्षता कर रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनसे मिले हम लोग। हमने अपनी बात रखी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इसको बिल्कुल हमने उनके सामने रखा कि भाई इससे जनता के प्रति जवाबदेही जो राजनीतिक दलों की है, एक बार चुनाव में जाने से एक बार ही काम करने के लिए प्रेरित रहेंगे और बहुत सारी चीजें हैं। और जो मौजूदा ढांचा है इस समय चुनाव का, चुनावी प्रक्रिया का, तो जो इसमें खामियां हैं उसके लिए हम लोग जाके मिले। और हमारा विरोध सिर्फ इसी चीज से नहीं है कि इसमें आप संसदीय जितनी पार्टियां हैं उनको शामिल करिए, इस मसौदे को तैयार करिए। इसमें कुछ पता ही नहीं है कि कोई त्रिशंकु विधानसभा हो गई, उसमें हम क्या करेंगे। बीच में यदि कोई सरकार गिर जाती है, फ्लोर टेस्ट के बिना ही आप चीजों को चलाने, तो बहुत सारी खामियां हैं इसमें। देखिए मयंक शुक्ला जी, यही सवाल आपसे भी है कि किन वजूहात के चलते या कौन से वो आपके जहन में मतलब एक तरीके से अंदेशे हैं, शंकाएं हैं जिनके चलते आप जो है इसकी मुखालफत कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जो रीजनल पार्टियां हैं उन्हें ये डर लगता है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, चूंकि लोकसभा के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उनकी एक अलग तरह की इमेज है और उनकी एक्सेप्टेंसी है, पॉपुलैरिटी है, उसका फायदा कहीं विधानसभा में उन पार्टियों को ना पहुंचे, मतलब बीजेपी को ना पहुंचे, और नुकसान जो लोकल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको ना हो। ये भी बड़ी वजह सामने कई बार आती है। लेकिन असल में है क्या? कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के आप लगातार मुखालफत कर रहे हैं? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी हर काम चोरी छुपे करने की आदत पड़ गई है। कई हजार पन्नों का ये पूरा मसौदा तैयार किया है और मुझे ऐसा लगता है इसमें अगर ढूंढेंगे तो बहुत सारी खामियां हैं। भारत देश बहुत बड़ा देश है। देश के अंदर अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, हर जगह के चुनाव अलग होते हैं। जब वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार जहां पे सरकार में नहीं आ पाती है, वहां ऑपरेशन लोटस चला के सरकार गिरा देती है, फिर बना लेती है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब इनकी सरकारें नहीं आएंगी जिन प्रदेशों में, या जहां पे नहीं आएंगी, जब वहां पे ये सरकारें तोड़ मरोड़ करेंगे, उसके बाद जो सरकार बनेगी वो कितने दिन चलेगी? 27 में यूपी का खत्म हो रहा है चुनाव, 29 की बात कर रहे हैं दोबारा कराने की। यानी कि प्रदेश में देश के अंदर कई प्रदेशों में अनैतिक रूप से और बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था के सरकार चलाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इनके एजेंडे हमेशा हिडन होते हैं। ये गोपनीय रूप से काम करना चाहते हैं क्योंकि इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है, इसलिए अलोकतांत्रिक तरीके से नियम बनाना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। रही बात, ये देश त्योहारों का देश है। भारत की इकोनॉमी त्योहारों और किसानों की वजह से कृषि प्रधान है, इसलिए कभी नुकसान नहीं आती है। चुनाव भी एक तरीके का त्योहार है। जनता को उत्सव होता है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, वो अच्छा काम करेगा। ठीक है। तो इस उत्सव को या तो भाजपा सही नियत के साथ सभी दलों के साथ बैठ के बात करे, अन्यथा ये जो हिडन एजेंडे हैं उनको खोलने का काम हम लोग पोल खोल देंगे। इनकी एक एक बात को जनता के सामने ले आएंगे जो इनकी चालाकियां हैं। ठीक है। एसएन सिंह साहब, बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। जाहिर तौर पर तीनों पार्टियों के नुमाइंदे थे, उनकी बात सुनी और उन्होंने लिखित में भी मुखालफत की थी वन नेशन वन इलेक्शन के आईडीए की। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बात तो सही है कि बहुत सारे सूबों में या तो मतलब 2024 के आखिर में जो है वो एक तरीके से चुनाव कराने पड़ेंगे, या फिर बहुत सारे राज्यों में वक्त खत्म होने के बाद उस वक्त को बढ़ा दिया जाएगा 2029 तक। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हालांकि जाहिर तौर पर 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट है। कुल मिलाकर के आपको लगता है कि क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये 2029 में भी? पहले हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो कहा हम उसका जवाब देते हैं। हाँ। हमारे कांग्रेस के मित्र को संविधान समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो बाबा साहब ने एक ही संविधान बनाया और उस संविधान के तहत 52 में, 57 में, 62 में और 67 में 4 बार इसी पैटर्न पर चुनाव होता है। क्योंकि संविधान को कुचलने वाले अगर इस तरह से बात करेंगे लोग, कांग्रेस के लोग अपने हिटलरी शासन को लाने के लिए, मीसा लगाने के लिए, देश में इमरजेंसी लगाने के लिए, चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए एक नई पद्धति को अपनाते हैं और देश में 2 चुनाव कराते हैं। आप इनसे पूछिए
कि क्या जो कमेटी बनी है उसमें अधीर रंजन चौधरी जी नहीं है जो कांग्रेस के, ये कह रहे हैं कि हमसे बात करके हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन कोई भी जो कानून संसद में बनता है, कोई भी जो कानून बनता है वो देश के लिए बनता है, देश के लोगों की मांग है। आज 43 पार्टियों में से लगभग 34 पार्टियां इस बात का समर्थन कर रही हैं इसी देश की। मैं कह रहा हूं कि और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। और मैं तो कह रहा हूं कि देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का यही कार्य होता है कि प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए कार्य करना, प्रदेश और देश के लिए नीतियां बनाना, और उसका मूल्यांकन कौन करता है? जनता करती है। लेकिन होता क्या है, जो विपक्षी दल है, खास करके कांग्रेस ये सोचती है कि इस देश को हम ही ने आजाद कराया, इस नाते इससे हम कर वसूलेंगे। भाई देश की जनता ने इसको आजाद कराया। आपके गलत नीतियों के कारण आप तो चाहते थे कि देश में 2 विधान 2 प्रधान रहे, और आप कहते थे इसकी क्या आवश्यकता है, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक अच्छी रणनीति अपनाया गया, लोकसभा में बिल आकर, राज्यसभा में बिल आकर, क्या तमाशा है भाई? 1970 में हम कर सुन लीजिए मनीष जी, उन्होंने भी बहुत बर्दाश्त करके सुना है ना आपको, आप भी सुन लीजिए, थोड़ी देर आराम से बैठ करके सुन लीजिए। हम तो कुछ कहे नहीं, आपकी तकलीफ को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मैं कह रहा हूँ जो संविधान कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसी से देश चला, उसी से देश चलेगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों को पीड़ा क्या है? अगर तिरंगा यात्रा निकलेगी उसका विरोध करेंगे, नहीं लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। G20 होगा उसका भी विरोध करेंगे, एक दलित एक महिला राष्ट्रपति चुनी जाएंगी उसका भी विरोध करेंगे, 370 का भी विरोध करेंगे, CA का भी विरोध करेंगे। ये सारे कानून कहाँ पे बनते हैं? ये सभी कानून संसद में बनते हैं। संसद को कौन अधिकार दिया? आज ये कानून चौराहे पे तो बनने नहीं जा रहा है, इंदिरा गांधी तो बना नहीं है, कोई हिटलर ही तो है नहीं। बहुत सारी पार्टियों की राय ली जा रही है, और लोकतंत्र में जो विपक्ष है वो राय देने के लिए स्वतंत्र है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश को चलाता है। हम राय नहीं ले, एक विधि आयोग है, विधि आयोग ने अपना रिपोर्ट तैयार किया, लोगों की राय दिया, बहुत सारे लोग अपना मशवरा दिए। अगर अच्छा लगता है तो ऐसा कानून बनना चाहिए, क्योंकि जनता ही कह रही है कि देश पे भार बढ़ रहा है, बार बार चुनाव। और हमारे संवैधानिक व्यवस्था में इस तरह से, संवैधानिक व्यवस्था में अगर है तुम इसको कर सकते, इससे भी बड़ी एक आगे बढ़िए। हम जब संविधान बनाए उसमें भी बहुत सारे संशोधन किए, जो कमियां हैं उसको आप उजागर करिए, धीरे धीरे दूर किया जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो हर चीज को असंभव मान ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज सुझाव के द्वारा, अच्छी चीजों के द्वारा बहुत सारे चीजों को किया जा सकता है। आप ये मानकर चलते थे सूर्य चंद्रमा पर नहीं जा सकता है, 3 तलाक पर कानून नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? जहां पे ये लग रहा है कि देश हित में कोई कार्यक्रम चलाए जाएंगे जो सर्वहित में होंगे, किसी की भी सरकार रहेगी उसको अपनाएगी, ऐसा राष्ट्र को आगे बढ़ाने का अगर कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मैं तो कह रहा हूं आपने दिखाया भी अपने चैनल के माध्यम से, इसमें योजना आयोग के पूर्व चेयरमैन हैं, विधि के जानकार कश्यप जी हैं, इसमें विपक्ष के नेता हैं, इसमें अमरुद्दुल्ला साहब हैं, इसमें अधीर रंजन चौधरी जी, बहुत सारे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। वो लोग अपनी राय तो देंगे, और सहमति बनती है तो इसमें कोई विरोध नहीं। हाँ, विरोध तब होता जब कोई ऐसी चीजें आती जिसमें किसी को नुकसान होता। कोई नुकसान, अगर राज्य और जो है नेशनल के चुनाव में कोई दिक्कत आएगी तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, उस दिक्कत का समाधान क्या है, उन सारे समाधानों के बाद अगर कोई ठोस निर्णय पर पहुंचा जाता है तो आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। और संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो भी आपत्ति होती है। संविधान ने व्यवस्था दे रखा है, अनुसूचियों में 5 बार वो चुनाव हो चुका है, तो कोई ऐसा नया तो होने नहीं जा रहा है। क्योंकि इंदिरा गांधी जी को और जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी सरकार को बचाने के लिए चुनी हुई 90 बार, अगर देश में अलोकतांत्रिक तरीके से 90 बार राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? तो कांग्रेस के लोग लगाते हैं। 1.5 लाख लोगों को इसी देश में मीसा में बंद कर दिया जाता है, आप लोगों की स्वतंत्रता भी छीन ली जाती है, प्रेस की आजादी को। तो मुझे लगता है कि ये सारी जनता जान रही है, जनता की राय, संपूर्ण विशेषज्ञों की राय, संपूर्ण राजनीतिक पार्टियों की राय के पास आते हैं, विधिक निर्णय लिया जाएगा, और जो भी सुंदर होगा देश के लिए वो कार्य किया जाएगा। ठीक है मनीष जी, जाहिर तौर पर ये तो चूंकि रिपोर्ट सौंपी है, और अब जो नई पार्लियामेंट गठित होगी, नया पार्लियामेंट सेशन जब शुरू होगा, मतलब जो है इंतखाबात के बाद, वही लोग तय करेंगे कि इसका करना क्या है। इसके ऊपर जाहिर तौर पर कानून बनेगा और बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश भी होगा, एक पूरा एक प्रोसेस है उसका।
और ये जिक्र इस बात का भी हुआ है कि 52 से 67 तक 4 बार जो है इंतखाबात हुए, फिर 68 और 69 में किन्हीं वजूहात के चलते, किन्हीं कारणों के चलते कई सारे राज्यों की जो मतलब जो है वो विधानसभाएं थी उनको भंग कर दिया गया था वक्त से पहले, और लोकसभा को भी 70 में भंग कर दिया गया था 72 की बजाय 2 साल पहले ही। तो कुल मिलाकर के वो सब कुछ हुआ। अगर बेहतरी के लिए ये हो रहा है तो आपको मतलब सरकार की मंशा पर वो शक क्यों होता है? क्योंकि ये तो पहले भी हो चुका है ऐसा, और बार बार अगर इलेक्शन होते हैं हर 6 महीने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में, किसी सूबे में असेंबली इंतखाबात होते हैं, ठीक है साहब, तो उसमें एनर्जी भी वेस्ट होती है, पैसा भी खर्च होता है, और करप्शन तो आपको भी पता है कि इंतखाबात में कितना होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, मतलब मशीनरी भी लगती है। तो अगर कोई भलाई के लिए हो रहा है, कोई अच्छाई के लिए काम हो रहा है, देश को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, तो सिर्फ मुखालफत करनी है बीजेपी की, मोदी की? क्या सिर्फ मुखालफत इसीलिए है? मैंने अभी बात जहां से शुरू करा था फिर वहीं से शुरू करा। जी, अगर कोई चीज अनडेमोक्रेटिक हो रही, जैसे 3 ये आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव चाहते थे, उसके लिए नए कानून लेकर आए। दिक्कत कानूनों के साथ नहीं है, दिक्कत आप जिस तरीके से इसको पास कराना चाहते हैं उसके साथ है कि पूरे के पूरे विपक्ष को आप भंग इन्वेस्टिगेट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, बाहर कर देंगे और वो धीरे से कानून पास करा लेंगे। वो तो कहिए कि ट्रांसपोर्टर सारे हड़ताल पर बैठ गए तो इनकी एक क्लॉज पे रोक लगी हुई है, वरना इस देश में कहीं किसान कानून आप लेकर चले आए, किसान पूरा का पूरा सड़क पर बैठ गया, आपको वापस लेना पड़ा। तो इसका मतलब आपकी मंशा में खोट है, आप हमेशा ऐसे कानून बनाते हैं जो इस देश के लिए हितकारी नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार कहा जाता है भाई बार बार चुनाव होते, बार बार चुनाव होते, नहीं। उत्तर प्रदेश में एक बार चुनाव होता है विधानसभा का, एक बार चुनाव होता है लोकसभा का। केरला में एक बार चुनाव होता है विधानसभा का, एक बार लोकसभा का। अलग अलग बॉडीज बनी हो चुनाव कराने की, स्टेट इलेक्शन बॉडी बनी हुई है, सेंट्रल इलेक्शन बॉडी बनी हुई है, अलग अलग बॉडीज बनी, अलग अलग चुनाव कराने के लिए। तो ये कहना कि बार बार चुनाव नहीं होते, 5 साल में चुनाव होते हैं और हर जगह पर 2 ही बार होते हैं, हर स्टेट में, ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है, जो पैसे, जिस देश का प्रधानमंत्री मतलब हजारों करोड़ रुपया सिर्फ अपनी फोटो को चमकाने में खर्च कर देता, जिस देश का प्रधानमंत्री का जो 10,000 करोड़ से ऊपर का पैसा खर्च होता है सारे पेपरों, सारे चैनलों और हर जगह अपनी फोटो को दिखाने के लिए, वो अगर वहां पर पैसे बचाने की बात की जाए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की होर्डिंग बेंगलोर में लगती है एयरपोर्ट के बाहर। कैसी बात करते हैं, किस पैसे को बचाने की बात कर रहे हैं? लोकतंत्र को बचाए रखने की अगर ये थोड़ी सी कीमत है तो ये देश सहर्ष तैयार है उस कीमत को देने के लिए, तो ये बात ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात, आप अगर देखिए तो प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं, प्रधानमंत्री साहब को गवर्नेंस करना इस देश का, वो करते क्या है, वो मेयर के चुनाव में भी चले जाते हैं अपनी सभा लगाने के लिए, वो जो नगर पालिका का चुनाव होता है उसमें भी पहुंच जाते हैं, अपना पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल लगा देते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो आप कहिए ना कि आपके अंदर गवर्नेंस की सोच ही नहीं है, आपको सिर्फ चुनाव जीतना है किसी भी कीमत पर। आपने अपना स्तर इतना गिरा दिया है कि आप किसी भी लेवल पर जाकर सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, आपके 24 घंटा फंसा, आपने चुनाव को इतना इंपॉर्टेंट कर दिया है। भाई चुनाव जिस लेवल पर हो रहा था, आपको उस दिन यही बचा कि आप नरेंद्र मोदी जी प्रधानी के चुनाव में प्रचार करेंगे, यही होने के लिए बचा, और आप देख लीजिएगा ये भी वो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो अनडेमोक्रेटिक तरीका इन लोगों का है, और ये जो एसएन सिंह साहब के लोगों को बड़ा दर्द है साहब कि वो कांग्रेस समझती है कि उसने आजादी की लड़ाई लड़ी है। तो उसमें गलत क्या है, आजादी की लड़ाई लड़ी हमने, सामने से लड़ी है, गोली और जेल खाकर लड़ी है, इनकी तरह गद्दारी थोड़ी करी है कि हम अंग्रेजों के साथ जाकर मिल जाएं। और ये रिटर्न रिकॉर्ड है कि मनीष हिंदवी इस चैनल पर थोड़ी कह रहे हैं कि साहब अंग्रेजों के साथ ही मिल गए थे, रिकॉर्ड है इनका अंग्रेजों के साथ मिल जाने का, कि मैं थोड़ी कह रहा हूं। 50 साल इन्होंने अपने संघ के हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराया, इसका रिकॉर्ड है। मैं मनीष हिंदवी थोड़ी कह रहे हैं इस बात को, तो क्या बात करेंगे? ये कहिए कि नाजी का नाजी जो सोच है वो इनको पसंद है, संघ कहता है, संघ के नेता कहते हैं, बार बार हिटलरशाही की बात बार बार करते हैं, वो मनीष हिंदवी थोड़ी कह रहे हैं, वो रिकॉर्ड पर है, कहते हैं ये इस बात को। मयंक शुक्ला जी, ठीक है, मैं आता हूं सर, वापस आता हूं। मयंक शुक्ला जी, अच्छा इसमें मतलब आपको कहीं ना कहीं एक चीज तो है कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा,
तो वो वजह क्या है, मतलब ऐसा क्यों लगता है कि इससे फायदा जो है वो देश को नहीं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं, सिर्फ बीजेपी को ही होगा? कोई तो वजह होगी इसे, मतलब ये बात को कहने की। देखिए, भाजपा तो राजनीति अपने निजी फायदे के लिए करती है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी पॉलिसी आएगी उसके पीछे सिर्फ एक होगा कि उसका निजी फायदा होगा। देखिए, इस पूरे जो पूर्व प्रोपेगेंडा है ये एंड चुनाव से पहले क्यों आता है? कोई भी ऐसा कानून जिस पे चर्चा हो सकती हो, ऐसे कानून मुख्य बिंदुओं से ध्यान भटकाने के लिए आता है। आज महंगाई पूरे देश में अपने चरम पर है। डीजल पेट्रोल करीब करीब 100 पार कर चुका, 100 के आसपास पहुंच चुका है। दालें 200 रुपए हो रही हैं, सिलेंडर 1100 रुपए हो गया। 100 रुपए कम करने का लॉलीपॉप दिया जाता है, 400 का सिलेंडर 450 का 1100 पहुंचा के 100 रुपए कम करने का लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को। जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे जनता भटक जाए, अपनी जो मूल मांगे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों पे नौजवान आज परेशान घूम रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, जो मुख्य बातें हैं, अग्निवीर के नाम पे देश की सेना को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन सारे मुद्दों से जनता को भटका के अन्य बेवजह की चीजों में फंसा के डिबेट, उनको यह है कि डिबेट हो पूरे देश में और जो मुख्य मुद्दे हो कहीं छूट जाएं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम हमेशा चुनाव से ठीक पहले करती है। जवाब देने के लिए उनको यहाँ होना चाहिए था, मगर कुछ टेक्निकल इशू है शायद, उसकी वजह से वो कट गए हैं, उसकी वजह से चले गए हैं। मनीष जी, एक सवाल मैंने पूछा था मयंक जी से, वो सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जिक्र होता है बार बार, बीजेपी वाले इस बात का मतलब बड़े ही फख्र के साथ सीना ठोक करके कहते हैं कि मोदी की गारंटी। तो वो जो मोदी की गारंटी है, जो मोदी की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, मतलब जो उनकी एक तरीके से प्रसिद्धि है, एक्सेप्टेंसी है अलग अलग सूबों में, वो अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, 3 राज्यों में तो दिखाई था जो हिंदी भाषी राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कई बार ये मतलब जो है ये दबी जबान में लोग बोलते भी हैं कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो उसका नुकसान सामने वाली पार्टियों को होगा, बीजेपी को नहीं होगा, बीजेपी को फायदा ही होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी वोट कर लेंगे। तो नुकसान जो है वो यानी अपोजिशन पार्टियों को ही इसका होगा अल्टीमेटली। कई सारे स्टेट्स का चुनाव लोकसभा के साथ हो रहा था, उसमें भाजपा कई जगह हार गई जी। आप इसे याद करिए, भाजपा कई जगह पर हारी थी। कई जगहों पर क्या होता है कि एक साथ चुनाव हो रहा है, आदमी स्टेट के लिए किसी और को वोट देता है और आदमी लोकसभा के लिए किसी और को वोट देता है। हिंदुस्तान का जो आदमी है, जो जनता है, वो समझदार है, वो जानती है कि हमको नगर पालिका के लिए किसको वोट देना है, विधानसभा के लिए किसको वोट देना है और लोकसभा के लिए किसको वोट देना है। कई जगहों पर कभी कभी क्या होता है कि जहां पर विधानसभा कांग्रेस या भाजपा या सपा जीती रहती है, वहां पर नगर पालिका में निर्दलीय आदमी जीत जाता है। तो ये कहना कि ये तो लोगों की समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है। रही बात, देखिए, जो पॉपुलैरिटी, वो पॉपुलैरिटी कुछ नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति करके लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और वही कर रहे हैं, रोज सुबह दोपहर शाम रात। आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी 1 महीने बाद इस देश का सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा जी, किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? आप एक मुद्दा बताएं। हाँ। और जिस मोदी की गारंटी की बात ये करते हैं, 2014 का इनका आप मैनिफेस्टो निकालकर अपने सामने रख लीजिए। अब तो 10 साल हो गए ना, 14 से 19, 19 से 24, पूरे 10 साल बीत गए। इनका मैनिफेस्टो उठा के सामने रख लीजिए। कहां गई स्मार्ट सिटी, कहां गए 2 करोड़ रोजगार, कहां गए बुलेट ट्रेन, ऐसी तमाम योजनाएं उसमें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी जिन पर कोई चर्चा नहीं होती। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो इस देश में एक बड़ी मेजॉरिटी, अरे ये खुद कहते हैं बात कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे। 80 करोड़ लोगों को, यानी 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ हुआ 60%। 60% आदमी वो मोटा अनाज लाइन में लगकर अगर खरीद रहा है तो आप उसकी मासिक आय समझ लीजिए। अभी आंकड़ा आया है कि इस देश में जो 16 अमीर है, 16, केवल 16, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, 16, वो 84 करोड़ लोगों के बराबर उनकी आमद है। 84 करोड़ लोगों के बराबर उनकी आमद है। तो बहुत स्पष्ट है मसले। दलितों के खिलाफ एनसीआरबी कह रही है, मनीष सिंघवी नहीं कह रहे, एनसीआरबी कह रही है कि दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ गया, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गया। अगर आप व्यापार की बात करेंगे तो कुछ लोगों को छोड़ दिए, लोगों को, प्रतिशत ने लोगों को, तो बाकी व्यापार की स्थिति बहुत खराब है। इन्होंने 2 बड़े ही हाई प्रोफाइल काम किए थे, एक डीमोनेटाइजेशन और एक जीएसटी जी। और मैं जीएसटी तो साहब कांग्रेस का भी एक वो था, मतलब जो यूपीए हुकूमत लाना चाह रही थी, मगर बहुत सारे मसले थे उसमें नहीं ला पाई। देखिए सुनिए, हम जब भी कोई चीज लाना चाहते हैं तो हम लोकतांत्रिक लोग हैं,
हम लोगों से बात करके लाना चाहते हैं। इसीलिए हम जो भी लाते हैं वो पीछे नहीं हटता है। ये आनन फानन में जीएसटी लाए, उसका नतीजा क्या हुआ? एक साल में ही 350 अमेंडमेंट करने पड़े उसमें, और आज भी लोग परेशान हैं उससे। एमएसएमई बंद होने के कगार पर, छोटे व्यापारी बंद होने के कगार पर, खत्म होने के कगार पर। क्या सिर्फ बड़े 3-4 उद्योगपतियों के टर्नओवर के बढ़ जाने से, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ जाती है? मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि इस टीवी चैनल पर इस वक्त हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, इसको एक देश मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर बढ़ जाता है तो जीडीपी हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन हम और जो दूसरे वाले साहब बैठे हुए हैं, अगर उनके आमद में कोई फर्क ना पड़े तो देश का विकास नहीं हुआ। तो जीडीपी के बढ़ जाने को डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। डेवलपमेंट तब बढ़ता है जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, उसका वितरण सही हो। तो ये सब जो हवाई फायर बनाया जाता है, ये जनता आप समझने लगी है। 25 साल के जो आसपास का नौजवान है, यानी 15 से 29 के बीच का जो नौजवान है, उसमें 41% से ऊपर पढ़ा लिखा जो नौजवान है, उसमें 41% से ऊपर बेरोजगारी है। क्या आपको नरेंद्र मोदी जी कभी इन मसलों पर बात करते हुए दिखे किसी भी इलेक्शन रैली में? क्या वो कांग्रेस को कोस ना रहे हों? मतलब 10 साल से सरकार इनकी है और वो अभी भी कांग्रेस को कोस करके वोट मांग रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कितना बड़ा है। दूसरी बात, धर्म के अलावा कोई बात करते हुए दिखे? इलेक्शन के समय वो जानबूझकर ऐसे मसलों कर लेकर आते हैं जिससे बुनियादी सवालों पर बात न करनी पड़े। ये दुर्भाग्य नहीं है इस देश का। और वोट की सियासत कैसी है? 5 स्टेट्स के चुनाव हो रहे थे। पीएम जो किसानों को निधि जाती है 2000 रुपए महीने, उसको सितंबर में खातों में चले जाना था, उसको नहीं भेजा गया, उसको होल्ड किया गया। नवंबर में जब वोटिंग होनी थी तो 2 महीना लेट उसको खातों में डाला गया, ताकि लोगों के खाते में 2-2 हजार रुपया चला जाए, उनको पता चला कि ना मोदी जी पैसा भेज रहे हैं। ये देश इस तमाशे को समझ रहा है और कम से कम अब एक जागरूकता लोगों के बीच में आने लगी है। इनकी ये जो बुनियादी मसलों से हटा देने की साजिश है कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। चुनाव आयुक्तों की जो है नियुक्ति हुई है और अधीर रंजन चौधरी भी उस कमेटी का हिस्सा थे, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आप उसे कैसे देख रहे हैं? चूंकि एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश है, उधर जो है 2 चुनाव आयुक्त, मगर उसमें भी कांग्रेस की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो नियुक्त करने की प्रक्रिया आप कर रहे हैं ठीक नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, एक जो विपक्ष के नेता हैं और एक प्रधानमंत्री। तो ये मसला ठीक था, 3 लोग थे, 3 जगहों से आ रहे थे। अब आपने क्या किया साहब कि सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया, अब आपने अपने 2 लोग कर लिए। प्रधान में 3 में 2 का रेशियो आपका हमेशा भारी रहेगा, आप जो चाहेंगे कर लेंगे। एक आदमी 1 दिन पहले रिटायर होने वाला था, उसको वीआरएस दिलाकर 1 दिन पहले वीआरएस लेता और चुनाव आयोग का वो हो जाता है, इलेक्शन कमिश्नर हो जाता है। फिर वो बीच में छोड़ देता है क्योंकि इलेक्शन आने वाला और इलेक्शन के ठीक पहले आप 2 नए आयोग अपॉइंट करने जा रहे हैं। क्या तमाशा बना दिया आपने डेमोक्रेसी को भाई। हाँ। वैसे तो खैर इस देश में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज बची नहीं। पिछले इलेक्शन में बताऊं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सड़कों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं से ज्यादा ईडी के लोग घूम रहे थे। जिस हमारे नेता का नामांकन करना होता था उसके सुबह घर ही पहुंच जाते थे, तलाशी ले रहे, छापा मारने के लिए। ये मामूली तमाशा बना रखा है। हमारा और सपा का गठबंधन जिस दिन हुआ, जिस दिन सीटें घोषित हुई, उसी दिन अखिलेश यादव जी को सीबीआई का सम्मन पहुंच गया। ये क्या तमाशा बना रखा है आपने? ईडी, सीबीआई। हिमाचल में विधायकों को उठाने के लिए आपने सीआरपीएफ को भेज दिया। फौजों का इस्तेमाल इस देश में कभी नहीं हुआ सियासी फायदों के लिए, वो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। इस देश को किस मुहाने पर लाकर इस आदमी ने खड़ा कर दिया है, यह सिर्फ ईश्वर ही जानता है। इश्यूज तो हैं बहुत सारे और मैंने बार बार यही कह रहा हूं कि बीजेपी को यहां होना चाहिए था, मगर किन्हीं शायद कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी उनके साथ, वो चले गए। और समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मयंक जी, ये सब तमाम चीज़ें तो हैं, मतलब एक तरफ तो वो वन नेशन वन इलेक्शन का मामला है, दूसरी तरफ चुनाव आयुक्तों का मामला है। कहीं ये मतलब एक तरीके से ध्यान भटकाने की, चूंकि बार बार अपोजिशन पार्टियां तो यही कह रही हैं कि मरकजी हुकूमत जो है, जो मोदी हुकूमत है, वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जो असल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिनसे लोग जो है 2-4 हैं। किसान जो है वो आज भी दिल्ली में पहुंच रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी उनकी डिमांड्स हैं, वो उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहीं एक पॉइंट पर आकर के अभी भी बात नहीं बनी है। तो जो असल मुद्दे हैं उनसे भटका करके ये वन नेशन वन इलेक्शन, और अभी आपने देखा सीए लेकर के आई हुकूमत,
तो ये इंतखाबात से ठीक पहले इस तरह के शिगुफे छोड़े जाते हैं जिसकी वजह से ध्यान भटकता है और जो असल मुद्दे हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत देश में बनी जी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जनता से कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। हम कह रहे हैं आपने दुगनी नहीं करी, 2022 तक करने का वादा किया था उन्होंने। हम कह रहे हैं आपने दुगनी नहीं करी, मगर कितनी बढ़ाई ये बता दीजिए। वो इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि किसानों की आय दुगनी होने के बजाय पहले से कम हो गई है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करी, जिससे नरेंद्र मोदी जी ने और पूरे कैबिनेट ने और तमाम उनके समर्थकों ने कहा कि अब इसके बाद देश में से भ्रष्टाचार और आतंकवाद, नक्सलवाद और जितने भी तरीके के वाद हैं वो समाप्त हो जाएंगे। पर मुझे लगता है कि नोटबंदी के बाद यदि कुछ भी सही हुआ होता तो आज भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी की हर साल एनिवर्सरी मना रही होती, जैसे कि इवेंट करना भारतीय जनता पार्टी की आदत में है। हर चीज का इवेंट करते हैं, मगर नोटबंदी का नाम प्रधानमंत्री जी ने दोबारा कभी लिया नहीं। नोटबंदी के दौरान कई सारे लोगों की जान चली गई, लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, लोगों के व्यापार समाप्त हो गए। अब आप समझिए कि कितनी खराब दुर्दशा है नोटबंदी के बाद। तमाम सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट खास तौर से पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। हम बात करते हैं कोरोना काल की। कोरोना काल में इस देश ने वो मंजर देखा कि आदमी फैक्ट्रीज बंद होने के बाद उन जो वहां पे कर्मचारी थे उनको उनके घर जाने के लिए मतलब एक बच्चे को अपने कंधे पे लेके, मरे हुए बच्चे को एक व्यक्ति जा रहा था, अपनी पत्नी तक को उसने नहीं बताया कि बच्चा मर चुका है। उस दुख, दर्द और पीड़ा को मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता शायद समझ नहीं पाते हैं। मैंने देखा कि नदियों के, गंगा जी के घाट पे हजार लाशें जो है वो सिर्फ चुन्नी डाल के और सिर्फ कपड़ा डाल के गाड़ दी जाती हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये देश क्या देख सकता है, मुझे मतलब इसके बारे में कहते हुए भी बहुत अच्छा। NH हाली मेरे साथ हैं, सीनियर सहाफी हैं आप। बताइए आपको किस तरीके से जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इसके फायदे गिना रही है, अपोजिशन पार्टियां इसके नुकसान गिना रही हैं। हालांकि 47 पार्टियों को एक तरीके से हिस्सा लिया था, 47 पार्टियों ने लिखित तौर पर उनको मतलब पहले तो भेजा गया, उनसे मशवरे मांगे गए, फिर उन्होंने लिखित में दिए अपने मशवरे, और उनमें से 32 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने इसकी हिमायत की और 15 ने इसकी मुखालफत की। मगर ओवरऑल क्या दिखता है आपको एज ए सहाफ़ी, वन नेशन वन इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अड़चनें हो सकती हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? पहली बात तो ये है कि इस सरकार पे, मौजूदा बीजेपी हुकूमत पे 1,73,000 या 74,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहले से है। हाँ। और मज़ीद ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इसमें खर्च मज़ीद बढ़ेगा, चूँकि अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास 20 लाख जो है EVM मौजूद है और 35 लाख EVM की ज़रूरत पड़ेगी पूरे मुल्क में बैक वक्त चुनाव कराने, इलेक्शन कराने के लिए। तो उसको मज़ीद अभी 15 लाख जो है EVM चाहिए, और एक EVM की कीमत 17,000 रुपये है और एक VVPAT की कीमत 17,000 रुपये है। गोया के 34,000 रुपये पर सिस्टम एक जो है पूरे सिस्टम पर खर्च होगा। हाँ। तो तकरीबन 51,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी वन नेशन वन इलेक्शन कराने में मज़ीद गवर्नमेंट को, और पहले से 1,73,000 करोड़ रुपए कर्ज है। अब बताइए कि ऐसे में हिंदुस्तान की मईशत कहाँ जाएगी, ये देखने वाली बात है ना। दूसरी बात है कि इसके साथ साथ कम से कम 5 से 6 जगहों पर आर्टिकल जो है इलेक्शन से मुतालिक उसमें जो है तरमीम करना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत सारे राज्यों में पहले चुनाव कराने पड़ेंगे, बहुत सारे राज्यों के चुनाव को मतलब आगे खींचना पड़ेगा, यानी उनकी मुद्दत बढ़ानी पड़ेगी, तो उसमें तरमीम की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानियां हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने के मसौदा को पर अमल करने के लिए। मगर आपको लगता है कि देखिए ये बात तो सच है कि बहुत सारी अड़चने हैं और बहुत सारा आर्थिक बोझ भी पड़ेगा, मगर हुकूमत ये चाह रही है, या मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जाहिर तौर पर उन्होंने ही ये 2016 के आसपास जो है एक तरीके से इसका जिक्र किया था किसी एक प्रोग्राम में, और उसके बाद से चर्चा होती रही, बातचीत होती रही, कभी मीडिया में, कभी पॉलिटिकल सर्किल में, अलग अलग वक्त पर बात होती रही। मगर पिछले साल बाकायदा कमेटी की तश्कील कर दी गई। इसके कुछ फ़ायदे भी तो होंगे, उनके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए कि भाई ये बात तो सही है कि हर एक राज्य में अमूमन मोटे तौर पर 5 साल में ही इलेक्शन होते हैं। मतलब लोकसभा की बात अगर हम करें देश में, या मतलब जो है विधानसभा की बात करें राज्यों में, तो वो 5 साल में ही इलेक्शन होते हैं, अनटिल अनलेस की कोई वहां पर जो है कोई सरकार ना गिरा दी गई हो, या कोई मतलब और कोई बहुत बड़ी चीज़ ना हो गई हो। मगर ये बात तो सच है कि 5 साल में ही इलेक्शन होते हैं, लेकिन चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, तो किसी ना किसी सूबे में
इलेक्शन चलते रहते हैं, मशीनरी जो है वो इन्वॉल्व रहती है, सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं, और इलेक्शन में कितना करप्शन होता है ये मैंने पहले भी जिक्र किया था, इस बात का सवाल पूछा था। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ फायदे भी तो होंगे, उनके ऊपर भी बात जरूर होनी चाहिए? केंद्र में सरकार है और राज्यों में सरकार है, दोनों जगह अगर एक तरह की सरकार है, किसी एक जमात की सरकार है, तो ऐसे में इलेक्शन कराना आसान होता है। मगर अगर सेंटर में अलग है और राज्य स्टेट में अलग है, तो वहाँ पर दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, चूँकि आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में जो है ना एग्रीमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो है दरपेश होती है। इसलिए ऐसे में ये इस तरह का जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक पेश किया गया है, इसमें मुश्किलें हैं, और उनको जब तक कि क्लियर नहीं किया जाएगा, चाहे माशी हो, चाहे वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे पैसे का मामला हो, या लोगों को, मुलाजिमों को लगाने का मामला हो, इन सारी चीज़ों को जब तक कि क्लियर नहीं किया जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शन, वन नेशन इलेक्शन की जो थ्योरी है वो ज़्यादा कामयाब होगी। ठीक है, देवमोहन जी आपके पास आते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि एक तरफ तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है पूरी बाकायदा बना करके, और हज़ारों पन्नों की वो है, 18,626 पन्ने हैं उसके अंदर। जाहिर तौर पर बड़ी मतलब मेहनत की होगी, बनाई होगी। मगर दूसरी तरफ 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हुई है, जिस पे जो है वो अधीर रंजन चौधरी चूँकि उस कमेटी का हिस्सा थे, उन्होंने एतराज़ात जताए हैं। तो ये सवाल मैंने समाजवादी पार्टी से भी पूछा था, वही आपसे भी पूछ रहा हूँ कि इंतखाबात से ठीक पहले ये तमाम चीज़ों का चलना, या ये नई नई चीज़ें आ जाना, CA आ जाना, ठीक है साहब, और ये जो है वो नेशन वन इलेक्शन का जिक्र हो जाना, ये तमाम चीज़ों किस तरफ इशारे करती हैं, तमाम जो हैं बातें? क्या लगता है आपको कि जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कहीं ये कोई मतलब एक तरीके से रणनीति है? चूँकि हुकूमत बात नहीं करना चाहती, किसानों के क्या मुद्दे हैं, नौजवानों के क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के इश्यूज़ पर वो बात ज़्यादा नहीं करना चाहती, तो इसीलिए अलग अलग इश्यूज़ को ला करके मीडिया के ज़रिए ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। जी बिल्कुल, ये तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी हर बात से, क्योंकि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी का आलम है, जिस तरीके से किसान अपनी एक सभा करना चाहते थे, वहां पे गटर का गंदा पानी फैला दिया गया है रामलीला मैदान में, जहां पर मतलब विषय जो है बेरोजगारी से, महिला सुरक्षा से, जितने भी विषय हैं उन सबसे भटकाने के लिए ये तो साजिश करती आई है केंद्र सरकार। आज का नया नहीं है, ये हर बार ये ऐसा करते हैं। किसी राज्य में इलेक्शन होता है तो वहां भी ऐसे किया जाता है। अब केंद्र में इलेक्शन है तो उसको लेके अब ये नया सगुफा लेके आए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। इसमें सारी चीजें करनी चाहिए। अब चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त बात देते हैं, फिर विवादास्पद नियुक्तियां हो जाती है, तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल है कि जिससे मुद्दे से ध्यान भटकाया जाता है। जनता असल मुद्दों को सोच कर कि 10 साल में 5 साल में इन लोगों ने क्या किया, उसे छोड़कर इन चीजों पे वोट देने चली, ये तो बस जनता को बहलाने की एक साजिश है। ठीक है, मनीष सिंघवी जी मैं आपके पास आता हूं। जाहिर तौर पर ये तो अब जवाब देने के लिए तो बीजेपी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, तो लेकिन अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक की, सीट शेयरिंग का मसला भी तकरीबन हल हो गया है वेस्ट बंगाल को छोड़ करके। मेरा ख्याल कि वो शायद अब वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नहीं होने वाली, कुछ डेवलपमेंट्स नहीं होने वाले। कुल मिला करके ये वन नेशन वन इलेक्शन भी है, 2 चुनाव आयुक्तों की जो है एक तरीके से वो नियुक्ति भी है, और CA भी है, तमाम मुद्दे हैं ये तमाम मुद्दे एक तरफ और इंडिया ब्लॉक एक तरफ। क्या लगता है आपको कि मतलब पूरी तरीके से तैयार है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है इंडिया ब्लॉक के ऊपर, इन मुद्दों का डट करके मुकाबला करने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से हम तैयार हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। उनको धार्मिक लड़ाई लड़नी है वो लड़ रहे हैं, धार्मिक तुष्टीकरण की ही लड़ाई उन्हें लड़नी है वो लड़ रहे हैं। हम जनता के बुनियादी जो मसले उन पर लड़ाई लड़, हम जानते हैं हमारा रास्ता मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जनता के मूल मसलों को ही उठाते रहेंगे। जरा देखिए राहुल जी लगातार नारी न्याय, युवा न्याय और जो भागीदारी न्याय है, इस पर लगातार अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उन पर बात करी जाए। वही तभी इस देश का उद्धार संभव है, क्योंकि जो जिस तरीके से सियासत ये कर रहे हैं वो इस देश के लिए हित कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है मयंक जी, आपसे मैं पूछूंगा, चूंकि जाहिर तौर पर जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका काम ज़्यादातर तो यही होता है, वो कोई भी अपोजिशन पार्टी हो, भले ही बीजेपी अपोजिशन में रही हो या कोई दूसरी पार्टी, उसका मोटे तौर पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो हुकूमत के कामों का, उनके मतलब जो है उनके कदम जो भी उठाती है हुकूमत,
उसकी मुखालफत ही की जाती है। वो भले ही कोई बिल लेकर के आ रही है या कोई मतलब जो है कोई नया काम करने जा रही है तो उसकी मुखालफत ही है और यही कहा जाता है कि ये कोई काम नहीं कर रही। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी जितने भी मुद्दे लेकर के आ रही है, जाहिर तौर पर अपोजिशन होने के नाते आपका काम उसकी मुखालफत करना है। कहीं ये बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव मतलब गेम तो नहीं है, मतलब वो इसको अपने लिए पॉजिटिविटी उसके अंदर वो तलाश रहे हैं कि भाई ये जितनी मुखालफत करेंगे उसका फ़ायदा उतना ही बीजेपी को होगा, चूंकि वो पहले ही कह चुके हैं आपदा में अवसर तलाशने की कला उनको आती है। और वो ये बताने की कोशिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर कि हम जितने भी डेवलपमेंट के काम करते हैं, जितने भी देश को आगे ले जाने के लिए कदम उठाते हैं, अपोजिशन पार्टियां सिर्फ उसकी मुखालफत करती हैं। तो कहीं ये नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं जाने वाला 2024 के जो आम इंतखाबात होने वाले हैं उनमें? नहीं, मॉनिटरिंग करना कहते हैं इसे। जो विपक्ष होता है उसका काम होता है कि सरकार के क्रियाकलापों पे नजर रखे, जो जनहित के खिलाफ है, जो जनता के खिलाफ है, उन कामों पर सरकार को सही रास्ते पे लाने का काम विपक्ष का है और विपक्ष उस काम को मजबूती से कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि लंबे समय वो विपक्ष में रही और अगर कांग्रेस जो भी सरकारें उस वक्त रही, अगर वो विपक्ष को इसी तरीके से जो आज भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ माहौल बना दिया है, अगर ऐसा विपक्ष के खिलाफ माहौल कांग्रेस की सरकारें या पूर्व की सरकारें करती तो आज भारतीय जनता पार्टी शायद 2 सीटों से कभी आगे नहीं बढ़ पाती। मेरा कहने का मतलब है कि जो महत्वपूर्ण बात है कि कई लाख ईवीएम गायब हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती है? आपने कहा कि कोई तो फायदा होगा वन नेशन वन इलेक्शन का भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से। मैं बताऊं आपको, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फायदा होगा, फिर वो निजी फायदे की बात करते हैं, जनहित की बात नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, उन्हें एक बार ताकत लगा के ऑपरेशन लोटस चलाना पड़ेगा, उन्हें एक बार ताकत लगा के सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारों को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को एक बार ताकत लगा के सारे चुनाव को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो उनके लिए तो बेहतर है कि एक बार में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। बाकी देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष का काम है कि देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, महिला सशक्तिकरण हो, बेरोजगारी को हटाने की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, या जो भी मूलभूत हैं, महंगाई हो, उनको जनता का ध्यान उन चीजों पे रहे और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार है इसका सफाया 2024 में हो जाए और एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखने वाली सरकार का गठन हो 2024 में लोकसभा चुनाव में। एनएच चाली साहब, ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि देखिए, चूंकि पार्लियामेंट के अंदर भी पीएम ने बार बार वो मतलब एक तरीके से सीना ठोक करके कहा कि मोदी की गारंटी और मोदी वर्सेस ऑल, अकेला ही काफ़ी है, अकेला ही सब पे भारी है। मतलब वो 3 दर्जन से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियों का साथ लेकर के चुनाव में उतरते हैं एनडीए के तहत, और लेकिन वहाँ ये बताने की कोशिश होती है कि अकेला है मोदी। और इधर भी तकरीबन 3 दर्जन के आसपास या उससे कम ही है, मतलब 2-2.5 दर्जन के करीब पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका दल है या मतलब जो एक ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक। मगर बताई जाता है कि तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ जमा होगी मोदी के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो है ना, जो वोटर्स हैं उनके जहनों को बदलने की कोशिश होती है। आपको लगता है कि जब हर चीज़ की मुखालफत होती है तो पीएम फिर वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, मैं देश को आगे ले जाना चाहता हूं, मगर ये जो विपक्षी दल हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, देश हित में बात नहीं करती, देश के बारे में ये नहीं सोचती। हाली साहब, अभी मैं कहीं देख रहा था कि लगभग 67 लाख ऐसे बच्चे हैं इस मुल्क में जिसको 24 घंटे में बमुश्किल एक वक्त का खाना मिलता है। 67 लाख बच्चे। अभी हिंदुस्तान में भूखमरी, गरीबी के अलावा बहुत सारे मसाइल हैं। हाँ। पीने के पानी का मसला है, जैसे और लोगों ने बताया कि बेरोज़गारी का मसला है। इस तरह के मसलों को नज़रअंदाज कर, समझा के नहीं, ये चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ करके ये खामखा लोगों को उलझाने का, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें उलझाने का एक शगुफा छोड़ा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपदा में अवसर तलाशने में माहिर हैं, तो चूंकि मुखालफत हो रही है तमाम, भाई जो हुकूमत लेकर के आएगी बिल, तो अपोजिशन तो अपने हिसाब से देखेगी ना, उसको भी अपना गुना भाग लगाना है, उसको भी सियासत करनी है, वो मुखालफत करेगी ही। वही काम बीजेपी भी करती थी अपोजिशन में रहते हुए, तो वो कोई नया काम तो मौजूदा अपोजिशन कर नहीं रही, जो होता आया है वही कर रही है। मगर चूंकि इंतखाबात सर पर हैं, इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, 2-4 दिन के अंदर ही हो सकता है जो है वो डेट्स का ऐलान हो जाए, क्या ये निगेटिव जाएगा अपोजिशन के लिए?
अब ये पूरी तरह से सियासी तौर पर मैं बात ये कर रहा हूं। अपोजिशन पार्टी पर ये कहते हैं मुनहसर करेगा हैं कि वो किस हद तक किस मजबूती के साथ इस इशू को जनता के बीच ले जाते हैं और इसकी सारी खामियों को लोगों तक पहुंचाते हैं कि इसका क्या नुकसान होगा। जब ये पब्लिक को, जनता को इस तरह से मुतमईन करने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी की नीयत क्या है, मंशा क्या है और इसके पीछे इस वन नेशन वन इलेक्शन का नुकसान क्या होगा, मुल्क पर क्या असर पड़ेगा, तो अगर कामयाब हो जाते हैं, अपोजिशन पार्टी कामयाब हो जाती है तो जाहिर सी बात उसका फ़ायदा होगा। अगर नाकामयाब रहते हैं तो जाहिर सी बात है मोदी अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। देव मोहन जी, ये जो एक तरीके से चलता है पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं ऑपरेशन लोटस है ना, और अभी जिक्र भी किया है समाजवादी पार्टी के जो नुमाइंदे बैठे हैं यहाँ उन्होंने कि भाई फिर बीजेपी को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस एक बार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए और फिर 5 साल तक पूरे ही मुल्क में वो आराम से अपनी सियासत करेगी। मतलब ऑपरेशन लोटस फिर लगता है गुंजाइश बचेगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा उसके बाद भी? वन नेशन वन इलेक्शन में फायदा ये है जी कि ऑपरेशन लोटस को ना 5 साल नहीं चलाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, ये एक बार में खरीद फरोख्त ये सारी चीजों को बढ़ा। आप बिल समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन में पैसा बहुत लगता है। अरे एक स्टेट 2 इलेक्शन देखता ही है, ठीक है। त्रिशंकु विधानसभा होने पे क्या करेंगे, कोई सरकार गिर जाएगी तो क्या करेंगे। कि कल को ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्शन में पैसा लगता है, पैसा तो बचाने के लिए सब मोदी जी हाँ। प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी सारी चीजें तो वो देखिए आपके सब सामने है। और खरीद फरोख्त को लेके और सारी चीजों को बढ़ावा मिलेगा, इसमें कोई भी संवैधानिक चीज बचेगी, मैं आपको बता देता हूँ आज। बिल्कुल ठीक है। ठीक है मनीष जी, आखिरी सवाल ये है, चूंकि वाइंड अप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को, जाहिर तौर पर देखिए हम टेलीविजन पर बैठ करके उसकी चर्चा कर रहे हैं, मगर लोगों की समझ में भी ये बात आनी चाहिए कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान है, आम लोगों को भी नुकसान होगा, ये बात तो समझानी पड़ेगी। जाहिर तौर पर तमाम बातें जो हैं उनको बारीकी से समझानी पड़ेंगी। आपको लगता है कि इसके ऊपर भी अब आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और उन्हें किस तरीके से समझाने की जरूरत है? चूंकि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि इंतखाबात सर पर हैं, बहुत जल्द जो है वो ऐलान होने वाला है, तो थोड़ा मुश्किल तो है अपोजिशन के लिए। देखिए 2-3 चीजों को लोगों को जोड़कर बताना पड़ेगा। अनंत हेगड़े जो इनके सांसद हैं वो कर्नाटका में कहते हैं चुनावी रैली में कि जब हमको 400 सीटें मिलेगी तो हम संविधान को बदल देंगे। हाँ। वन नेशन वन इलेक्शन की बात मैंने जहां से शुरू करी थी 3:30 बजे आपके इसी चैनल पर, कि इनका जो मंशा है वो तानाशाही, वो सेंट्रलाइजेशन की है। हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नीचे तक ताकत होनी चाहिए काम करने के अपने हिसाब। ये उसका केंद्रीकरण करना चाह रहे हैं, लोगों को ये बताना होगा। लोगों को बताना होगा कि ये नाजी सोच के साथ नए तानाशाह हैं, इनसे बचने की जरूरत है। बड़ी मुश्किल से इस देश में लोकतंत्र को लाया गया, उसको मजबूत किया गया और अंतिम व्यक्ति तक वोट देने के राइट से लेकर हर राइट दिया गया। ये आ गए हैं, अब बचने की जरूरत। ठीक है, ठीक है। मयंक जी, क्या फाइनल कमेंट्स रहेंगे आपके? किस तरीके से जो है वो जाहिर तौर पर एक चैलेंज तो है, मुखालफत तो ठीक है, मगर फिर चैलेंज भी है लोगों के सामने बताने की, और कैसे उनको समझाया जाएगा, कैसे उनको बताया जाएगा कि नहीं सब कुछ जो है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो आम लोगों का जाहिर तौर पर हर कोई अपना नफा नुकसान देखता है, तो आम पब्लिक जो वोटर्स हैं वो भी देखते हैं कि भाई मुझे क्या मिलेगा या मेरे से क्या छीनेगा, मेरी जेब से क्या जाएगा, तो उसको जो है कैसे कन्विंस करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का जो सूचना तंत्र है या कहें कि जो फेक न्यूज फैलाने का तंत्र है वो बहुत मजबूत है। उससे लड़ना चुनौतीपूर्ण रहेगा, मुझे मालूम है, मगर जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, वो पूरी शक्ति के साथ जनहित के मुद्दों पे सदैव की भांति लड़ता रहेगा। रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, इसमें जो अच्छा रास्ता होगा, जो जनहित में होगा, उस पर हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और विपक्ष के नेता चर्चा करेंगे। अगर सही तरीके से जनहित में बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन की तो अच्छी बात है, नहीं तो जो बेहतर रास्ता होगा उसे अपनाया जाएगा। देव मोहन जी, क्या फाइनल कमेंट्स होंगे? भारतीय जनता पार्टी नए नए शगुफे छोड़ना शुरू करती है और उसके बाद असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। इनका सिर्फ मैनिफेस्टो उठा के और पिछले बार का मतलब 2014 का और 19 का और जनता के बीच जाने की जरूरत है कि इसमें इन लोगों ने ये चीजें लिखी थी और ये डिलीवर किया इन्होंने। एक भी मुद्दा उन्होंने
सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बेरोजगारी और किसानों का है और महिलाओं की सुरक्षा का है। तो सारी चीजें लेके जाइए, हर घर से सरोकार है इन मुद्दों का। बिल्कुल ठीक है, उन्हें बताने की जरूरत है और ये अपोजिशन पार्टियों बिल्कुल, के बिल्कुल, सामने एक डोर बड़ा टू डोर चैलेंज का। भी है कि कैसे वो कन्विंस करेंगे वोटर्स को। बहरहाल तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे साथ जुड़े लंबे वक्त तक और ये अहम मुद्दा था, इस पर अपनी बात रखी। और तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम देखा। कल फिर हाजिर होंगे हम कुछ और मुद्दों के साथ, कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।